अस्सलाम वालेकुम ज़ोया सिस्टर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। मैं आपको अपनी एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ कुछ दिन पहले ही पेश आई है। मेरा नाम बिलाल है और मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक ड्राइवर हूँ। फैसलाबाद से कराची, कराची से फैसलाबाद, यही मेरी दुनिया है। डीजल की महक, टायरों की सरसराहट और लंबी लंबी रातें। रातें जो कभी कभी किस्से सुनाती हैं, कभी कभी डर भी। ज़ोया सिस्टर, मैं आपके चैनल की कहानियाँ रोज़ सुनता हूँ। खौफनामा स्टोरीज़ पर जो किस्से आते हैं, वो मेरे दिमाग में घर कर जाते हैं। खासकर वो कहानी जो आपने मकली शहर की सुनाई थी। एक लड़का कब्रिस्तान के पास एक लड़की को उतार देता है और फिर वो लड़की कब्रिस्तान में गायब हो जाती है। ये कहानी मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई थी कि रातों को नींद नहीं आती थी। सोचता था कि वो जगह कैसी होगी, वो रास्ता कैसा होगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी मकली शहर की तरफ नहीं गया था। हमारा रूट हमेशा फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद तक ही सीमित रहा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 दिन पहले की बात है, हमें थाबे जी के पास एक ऑर्डर मिला। गाड़ी लोड करनी थी। बड़ा माल था, धागे के बैग, करोड़ों का माल। मेरे साथ मेरा उस्ताद था, सलीम। हम दोनों ने एक साथ कई साल निकाले हैं। रास्ते के भूत प्रेत हमने बहुत सुने थे। बड़े ड्राइवर हमेशा कहते थे, लड़कों, रात को कोटली के रास्ते मत जाना। सुनसान है वो इलाका, पहाड़ी है, वहां पर जानवर भी कम गुजरते हैं और आदमी तो बिल्कुल नहीं। हमने सोचा दिन में निकलेंगे, शाम तक निकल जाएंगे। मगर गाड़ी लोड होने में देर हो गई। जब हम मकली शहर के पास पहुंचे तो घड़ी में रात के 8:30 बज चुके थे। बड़ी गाड़ियों के लिए शहर बंद होता है, बाईपास ही रास्ता होता है। मकली का बाईपास पहाड़ी के ऊपर से गुजरता है। सरपीन रास्ता, खड़ी चढ़ाई। हमारी गाड़ी पर 50 टन का वजन था। दूसरे गियर में भी गाड़ी हाँफ रही थी। सलीम उस्ताद ने गियर बदला, मगर गाड़ी की रफ्तार धीमी थी। ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद नीचे उतराई शुरू हुई। एक चौक आया। चौक से उतरते ही धम, गाड़ी को ऐसा झटका लगा जैसे किसी बड़ी चीज को कुचल दिया हो। सलीम उस्ताद ने तुरंत ब्रेक लगाई। टायरों की चीख सन्नाटे में गूंजी। मैं चिल्लाया, उस्ताद क्या हुआ? उस्ताद ने मेरी तरफ देखा, चेहरा पीला पड़ चुका था। पता नहीं बिलाल, कुछ आया है नीचे, बहुत बड़ी चीज थी, गाड़ी के पीछे भी महसूस हुआ। मैंने कहा, मैं देखता हूँ। मोबाइल की टॉर्च ऑन की, नीचे उतरा। गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाया। टायरों के निशान साफ थे। जहां ब्रेक लगी थी वहां रबर जली हुई थी। मगर नीचे कुछ भी नहीं। न कोई जानवर, न कोई पत्थर, न कोई टूटी हुई चीज। मैंने पीछे जाकर भी देखा, 5-7 फीट पीछे तक सड़क बिल्कुल साफ थी। मैं वापस गाड़ी में आया, सांस फूल रही थी। उस्ताद, वहां कुछ भी नहीं है। उस्ताद ने मुझे घूरा। कैसे नहीं हो सकता, मैंने खुद महसूस किया। मैंने कंधे उचकाए। मैंने चारों तरफ देख लिया, कुछ नहीं। हम दोनों चुप हो गए। कुछ तो गड़बड़ था, मगर उस वक्त हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि ये किसी और ही मखलूक का काम हो सकता है। हमने सोचा शायद कोई पत्थर उछलकर गिर गया होगा, शायद टायर फट गया होगा। सलीम उस्ताद ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। आगे बढ़े। 15-20 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, तभी जलने की बू आई। तीखी, ऐसी बू जैसे रबर जल रहा हो या ब्रेक का लाइनिंग घिस रहा हो। सलीम उस्ताद ने मुझसे कहा, बिलाल, गाड़ी से बाहर निकाल के देख, किधर से बू आ रही है। मैंने कंडक्टर वाली साइड का शीशा नीचे किया, सर बाहर निकाला तो देखा, पिछला आखिरी व्हील धुआं उगल रहा था। सफ़ेद सफ़ेद धुआं, जैसे कोई चीज़ आग की तपिश से पिघल रही हो। उस्ताद, व्हील गरम है, धुआं निकल रहा है। हमने फौरन गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी की। दोनों नीचे उतरे। जैसे ही मैंने व्हील के पास हाथ लगाया, मैं चीख पड़ा। व्हील इतना गर्म था जैसे अभी अभी तंदूर से निकाला गया हो। मगर ये नामुमकिन था। सिर्फ 15 किलोमीटर चलने के बाद कोई व्हील इतना गर्म नहीं हो सकता। ब्रेक भी हमने कुछ दिन पहले रानीपुर में खत्म करवाए थे। तीनों ब्रेक ठीक थे। फिर ये कैसे हुआ? सलीम उस्ताद ने कहा, चल बैठते हैं 10 मिनट, ठंडा हो जाएगा, फिर जैक लगाते हैं। हम गाड़ी में बैठ गए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट गुजर गए। मैंने फिर चेक किया। व्हील अब भी उतना ही गर्म था, जैसे कोई अंदर ही अंदर आग जला रहा हो। मैंने उस्ताद से कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये नॉर्मल नहीं है। उस्ताद ने सर हिलाया। हम जैक लगाते हैं, व्हील निकाल कर देखते हैं। मैंने गाड़ी का जैक निकाला, गुटका लिया, नीचे झुका, व्हील के पास गुटका लगाने के लिए बैठा ही था कि मुझे महसूस हुआ
कोई मुझे देख रहा है। टायर के पीछे से। मैंने सर उठाया। टायर और गाड़ी के फ्रेम के बीच से दो आंखें, हरी, चमकती हुई, जैसे बिल्ली की आंखें हों, मगर बड़ी, इंसानी आंखों से बड़ी। वो मुझे घूर रही थीं। मैं जोर से चिल्लाया और पीछे हटा। कौन है वहां? गुटका हाथ से छूट गया। मैं भागता हुआ सलीम उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद, वहां कोई है, गाड़ी के नीचे, मुझे देख रहा था। उस्ताद ने मेरे कंधे पकड़ लिए। क्या बक रहा है, देख तो लेता। मैंने आंखें देखी हैं, हरी आंखें। उस्ताद ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा। पागल तो नहीं हो गया? ऐसी जगह पर, इतनी रात को, तू मुझे डरा रहा है? मैंने गहरी सांस ली। हाथ कांप रहे थे। उस्ताद, तुम्हें पता है मैं कितना डरता हूँ। मैं आपकी कहानियां सुनता हूँ। खौफनामा स्टोरीज पर जो किस्से आते हैं वो मेरे दिमाग में घर कर जाते हैं। खासकर वो कहानी जो आपने मकली शहर की सुनाई थी। मुझे पता है ये क्या हो सकता है। मैंने सच में आंखें देखी हैं। उस्ताद ने चारों तरफ देखा। अंधेरा घना था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी तेज लगती थी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैक लगा, मैं यहीं खड़ा हूं। मैं फिर नीचे झुका। इस बार दिल धड़क रहा था। जैक लगाने की कोशिश कर रहा था कि किसी ने मेरी कमीज का पल्लू पीछे से खींचा, जोर से। मैं घूमा। कोई नहीं था। उस्ताद, क्या हुआ? किसी ने मुझे खींचा। उस्ताद की आंखें फटी रह गईं। खींचा? कैसे? पीछे से, कमीज से। मैंने महसूस किया। उस्ताद ने हाथ जोड़ लिए। बिलाल, मेरी जान, खुदा के वास्ते ऐसा मत कर। मैं भी डर गया हूं। मुझे गुस्सा आने लगा। उस्ताद, मैं सच कह रहा हूं, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? हम दोनों के बीच बहस होने लगी। वो डरे हुए थे, मैं डरा हुआ था, और ऊपर से एक दूसरे पर शक हो रहा था। मैंने फिर से जैक लगाना शुरू किया, गुटका सेट किया। उस्ताद ने पाइप घुमाई। व्हील घूमना चाहिए था, मगर वो जाम था, पूरी तरह से बंद। मैंने कहा, उस्ताद, ये ब्रेक फुल टाइट है। उस्ताद ने मेरी तरफ देखा। ब्रेक टाइट? हमने तो रानीपुर में सारे ब्रेक खत्म किए थे। मुझे पता है, मैं वहां था। ये नामुमकिन है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फिर से मेरी कमीज पीछे से खींची, इस बार इतनी जोर से कि मैं सीधा नीचे गिर गया। गिरते ही मैंने चारों तरफ देखा। कुछ नहीं, बस अंधेरा, बस हवा, बस सन्नाटा। उस्ताद ने मुझे उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, चल, आयतल कुर्सी पढ़। हमने आयतल कुर्सी पढ़ी। दिल को सुकून मिला। 5 मिनट, 10 मिनट गुजरे होंगे कि दूर से ट्रक की आवाज आई। एक बड़ी गाड़ी, 10 व्हीलर। वो हमारे पास आकर रुकी। हम डर गए, कहीं ये लुटेरे ना हो। ऐसे सुनसान रास्तों पर लूट खसोट आम है। गाड़ी से एक आदमी उतरा। बूढ़ा था, लंबी दाढ़ी, चेहरे पर थकान थी। उसने हमसे पूछा, भाई सलाम, क्या हाल है, मदद चाहिए? हमने जवाब दिया, जी जी, हम ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हील गर्म हो गया है, जैक लगा रहे हैं। बूढ़े ने हमें घूरा। अच्छा, तो तुमने मुझे रोका क्यों? मैं चौंका। हमने? हमने तो आपको नहीं रोका। बूढ़े ने पीछे इशारा किया। तुम लोगों ने मुझे डिम्पर मारा, बार बार, 10-15 बार। मैंने सोचा शायद मुसीबत में है, इसलिए रुका। मैंने उस्ताद की तरफ देखा। उस्ताद ने सर हिलाया। हमने कोई डिम्पर नहीं मारा, हम यहीं खड़े थे। बूढ़े के चेहरे का रंग बदला। उसने चारों तरफ देखा, फिर बोला, गाड़ी तो लॉक है, तो डिम्पर किसने मारा? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, शायद शायद ऑटोमेटिक डिम्पर है, कभी कभी हो जाता है, गलती से। बूढ़े ने गहरी सांस ली। बेटा, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैं पुराना ड्राइवर हूँ, सुनसान है, पहाड़ी है, रात को यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप लोग जल्दी से किसी होटल पर निकल जाओ, आगे जाकर रुको, सुबह का इंतजार करो। हमने उसका शुक्रिया अदा किया। वो अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। हम उसे देखते रहे। उसके जाने के बाद सन्नाटा और गहरा हो गया। सलीम उस्ताद ने कहा, चल, व्हील ठंडा हो गया होगा, अब देखते हैं। हम नीचे उतरे, गुटका उठाया, व्हील चेक किया, अब वो नॉर्मल था, ब्रेक भी ठीक थे। हमने सामान समेटा, जैक और गुटका टूल बॉक्स में रखे। 3-4 मिनट लगे होंगे। जब हम वापस केबिन की तरफ आए तो ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं चीख पड़ा, उस्ताद, दरवाज़ा! हम दोनों भागे। केबिन के अंदर देखा, वहां सब कुछ बिखरा हुआ था। पैरों वाली मैट दोनों तरफ की सड़क पर फेंकी हुई थी। पानी का कूलर उठाकर बाहर रखा था। केबिन के अंदर पानी गिरा था। कागज बिखरे थे, मानो किसी ने तलाशी ली हो। कागज, पैसे। मैंने जल्दी से गाड़ी के कागजात चेक किए। सब पूरे थे। पैसे भी पूरे थे। लाख रुपए से ज्यादा थे, जो रास्ते के लिए रखे थे। सब सुरक्षित। उस्ताद ने धीमी आवाज में कहा, चोर नहीं है। तो कौन है? वही, जिसकी आंखें तूने देखी थी। हम दोनों की सांसें रुक गईं।
मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और खुद पर दम किया। उस्ताद ने भी मुझ पर पढ़ा। फिर हमने जल्दी से सामान समेटा, केबिन में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की। भगाओ उस्ताद, जल्दी। सलीम उस्ताद ने एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी दौड़ पड़ी। स्पीड 60 थी, 65 थी, मगर वजन था, पहाड़ी थी, ज्यादा नहीं भगा सकते थे। मैं कंडक्टर साइड से बाहर देख रहा था, पहाड़ी की तरफ, अंधेरा, बस पत्थर और पेड़। तभी मुझे एक लड़की दिखाई दी, सफेद अबाया पहने, एक बड़े पत्थर पर बैठी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मगर अबाया से लग रहा था कि लड़की है। उस्ताद, वहां कोई लड़की है। उस्ताद ने मेरी तरफ देखा। लड़की? पागल तो नहीं हो गया? इतनी रात को इस सुनसान पहाड़ी पर लड़की कहाँ से आएगी? मैंने फिर देखा और मेरे होश उड़ गए। वो लड़की बदल रही थी। सफेद अबाया घुल रहा था। उसकी जगह एक जानवर सी शक्ल बन रही थी। 4 पैरों पर खड़ी हो गई और फिर वो पहाड़ी पर दौड़ने लगे। उस्ताद, वो दौड़ रही है, हमारी तरफ। मैं चीख रहा था। उस्ताद बस गाड़ी भगा रहे थे। वो चीज़, वो मखलूक हमारी गाड़ी के बराबर आ गई। मैं उसे देख रहा था। वो एक जानवर था, मगर इंसान जैसा। आंखें हरी, चेहरा धुंधला, बदन से धुआं उठ रहा था। उस्ताद, ये हमारे पीछे है, गाड़ी के बराबर। मेरी आवाज में डर था। सलीम उस्ताद की आंखें सड़क पर थीं, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। अचानक गाड़ी को जोर का झटका लगा, पीछे से, जैसे किसी ने कंटेनर पर हथौड़ा मारा हो। ठक, 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 ठक। आवाज लगातार आ रही थी, पीछे से, कंटेनर के दरवाजे पर। मैंने पीछे देखा, आईने में। कंटेनर के पीछे 3-4 परछाइयां थीं, हवा में उड़ रही थी। उनके हाथ कंटेनर पर पड़ रहे थे। हर बार ठक ठक की आवाज आती। वो मखलूक कंटेनर को बजा रहे थे, जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। उस्ताद, वो, मैं देख रहा हूं। सलीम उस्ताद की आवाज बिल्कुल शांत थी। उस शांति में भी डर था, वो डर जो आदमी की आवाज को बदल देता है। करीब 5-10 मिनट तक वो कंटेनर बजाते रहे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता केबिन की तरफ आने लगे। हमने जल्दी से शीशे ऊपर किए, गाड़ी के ताले लगा लिए। वो हमारे पास आए, केबिन के शीशे पर हाथ मारा, दरवाजे पर हाथ मारा, बम्पर पर हाथ मारा। एक ने सामने आकर शीशे पर मुंह रखा। उसकी हरी आंखें अंदर झांक रही थी। मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, मगर वो धुंधला था। बस आंखें, सिर्फ आंखें। फिर धमाका! कोई चीज केबिन के ऊपर आ गिरी, छत पर, इतनी जोर से कि पूरा केबिन हिल गया। सलीम उस्ताद की गाड़ी पर से पकड़ छूटने लगी, ट्रक डगमगाने लगा। उस्ताद, संभालो! उस्ताद ने स्टीयरिंग पकड़ी, ब्रेक लगाने की कोशिश की। मैं चीखा, ब्रेक मत लगाओ, भगाओ, बस भगाओ! उस्ताद ने मेरी बात मानी, एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी आगे बढ़ी। वो परछाइयां पीछे छूट गईं। हमने टोल प्लाजा देखा, वहां रुके। 10-15 मिनट खड़े रहे। वहां कुछ नहीं हुआ, मगर वहां खड़े रहना मना था। हमें आगे निकलना था। टोल प्लाजा से आगे बढ़े। कुछ ही देर में एक पहाड़ी आई, उस पर एक दरबार था, बड़ी कब्र। वहां पहुंचते ही फिर से वही आवाजें, कंटेनर पर ठक ठक, हवा में परछाइयां, केबिन के आसपास चक्कर। हमने गाड़ी नहीं रोकी, बढ़ते रहे, मगर थोड़ी देर में गाड़ी रुक गई, हिट हो गई, पहाड़ी पर, बीच रास्ते में। उस्ताद, क्या हुआ? प्रेशर खत्म हो गया, गाड़ी नहीं चलेगी, अब यहीं रुकनी पड़ेगी। मैंने चारों तरफ देखा, अंधेरा, सन्नाटा, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। उस्ताद, नीचे मत उतरना, यहां मत रुकना। मजबूरी है, गाड़ी पीछे खिसक जाएगी, खड्ड में गिर जाएगी। हम दोनों में बहस हुई। मैंने कहा, गियर में डाल दो, हैंड ब्रेक लगा दो, जो होगा देखेंगे। उस्ताद मान गए। हम केबिन में बैठे रहे। रात के 10:30 बज गए थे। मैंने बाहर झांका। पहाड़ी की तरफ से 4 परछाइयां आ रही थीं, हमारी गाड़ी की तरफ। उनकी आंखें हरी थीं। वो गाड़ी के गोल चक्कर लगा रहे थे, अंदर झांक रहे थे। मैंने उस्ताद से कहा, मैं नीचे जा रहा हूं। उस्ताद ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पागल हो गया? वो तुम्हें मार डालेंगे। मुझे नहीं लगता वो मारेंगे। अगर मारना होता तो अब तक मार चुके होते। वो सिर्फ डरा रहे हैं। ज़ोया सिस्टर की कहानियों में मैंने सुना है कि ऐसी मखलूक़ात सिर्फ डराती हैं, नुकसान नहीं पहुंचाती। उस्ताद ने मुझे घूरा। तुम्हें कैसे पता? पता नहीं, मगर दिल कह रहा है। जब हम जैक लगा रहे थे, गाड़ी लॉक्ड थी। उन्होंने डंडे पर मारा, मगर अंदर नहीं आए। बाहर से डराया। बाद में दरवाज़ा खोला, मगर कुछ चुराया नहीं। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उस्ताद ने लंबी सांस ली। तुम पागल हो, मगर मगर शायद तुम सही हो।
मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, खुद पर दम किया, दरवाज़ा खोला, नीचे उतरा। पाँव ज़मीन पर रखते ही सर्दी रगों में दौड़ गई। हवा में डर था। मैं कंटेनर के पास गया, वहां पर मखलूकात खड़ी थी। उनके चेहरे धुंधले थे, सिर्फ आंखें, हरी-हरी। मैंने आवाज़ दी, अस्सलामु अलैकुम। खामोशी। फिर कहा, अस्सलामु अलैकुम। इस बार जवाब आया। एक परछाई आगे बढ़ी, उसने अपना चेहरा बाहर निकाला। फिर आहिस्ता-आहिस्ता पूरा वजूद सामने आ गया। वो परछाई बढ़ने लगी, उसका कद बढ़ता गया, इतना बड़ा कि कंटेनर से भी ऊपर चला गया। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने डरते-डरते कहा, रुक जाओ, प्लीज़, मेरी बात सुनो। और वो रुक गया। मैं हैरान था, इतनी ताकतवर मखलूक मेरी बात मान रही थी। मेरे दिल को सुकून मिला। उसके पीछे से 4 और परछाइयां निकलीं। वो आगे बढ़ीं तो पहली मखलूक ने उन्हें रोका। फिर वो मखलूक मेरे पास आई, उसने मुझे सूंघा, मेरे इर्द-गिर्द चक्कर लगाया। फिर उसने बात की। आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। तुम्हें पता है तुमने हमारा क्या नुकसान किया है? मैं काँप गया। मेरी मुझे मालूम नहीं, मैं पहली बार इस रास्ते पर आया हूँ। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दें। हमने जानबूझकर नहीं किया। मेरे भाई को मारा है तुमने। मैं चौंका। भाई? कब? कैसे? वो मखलूक मेरे और करीब आई। जब तुम मकली शहर क्रॉस कर रहे थे, चौक से थोड़ा आगे, तुम्हारी गाड़ी के नीचे कुछ आया था। मेरे ज़हन में वो लम्हा ताज़ा हो गया। झटका, बड़ी चीज़, मगर कुछ नज़र नहीं आया था। जी, हाँ, वो आपका भाई था। वो कुत्ते की शक्ल में सड़क पार कर रहा था। तुमने उसे कुचल दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हाथ जोड़ लिए। मुझे कसम है, मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं गाड़ी रोक लेता। मैंने नीचे उतरकर देखा भी था, मगर कुछ नज़र नहीं आया था। वो अल्लाह की मखलूक थी, चाहे कुत्ते की शक्ल में ही क्यों ना हो। हमने जानबूझकर नहीं मारा। मखलूक खामोश रही। उसकी आंखें मेरी आंखों में थी। मैंने आगे कहा, आप भी अल्लाह की मखलूक हैं। आपको पता है कि बेजुबान जानवरों का हिसाब भी अल्लाह देता है। हमने जो किया अनजाने में किया। आप हमें माफ़ कर दें। वो मखलूक फिर मेरे गिर्द चक्कर लगाने लगी। फिर रुकी। फिर एक लंबी खामोशी। फिर वो पीछे हट गई। उसके साथ बाकी परछाइयां भी पीछे हट गईं। वो पहाड़ी की तरफ जाने लगीं, मगर फिर रुकीं। पहली मखलूक ने पीछे मुड़कर देखा, फिर सब पहाड़ी की तरफ चली गईं। मैं वहीं खड़ा रहा। फिर मेरे घुटने कमज़ोर पड़ गए। मैं बेहोश हो गया। मुझे होश आया तो मेरे मुंह पर पानी पड़ रहा था। सलीम उस्ताद मेरे ऊपर पानी डाल रहे थे। बिलाल, बिलाल उठो, जल्दी! मैंने आंखें खोली। उस्ताद, वो चल उठ, गाड़ी में चलते हैं। मुझे उठाया। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। खामोशी थी। हम गाड़ी की तरफ भागे, मगर फिर कहीं पीछे से कंटेनर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हम रुक गए। उस्ताद, माल? हम भागे कंटेनर की तरफ। पीछे जाकर देखा तो दरवाज़ा बिल्कुल बंद था, जैसे खुला ही ना हो। मगर हमें यकीन था कि आवाज़ आई थी। फिर हमने केबिन की तरफ देखा, वहां वो परछाइयां खड़ी थी, चारों, केबिन के पास, खामोश। हम खौफजदा थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उनमें से एक ने केबिन का दरवाज़ा खोला। हम चिल्लाए, क्या कर रहे हो? मगर वो अंदर गया। फिर बाहर आया। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने बोतल जमीन पर रख दी, फिर गाड़ी के इंजन की तरफ गया, कुछ चेक किया। फिर उसने एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो मखलूक हमारी मदद कर रही थी। फिर सबने मिलकर गाड़ी को धक्का दिया। गाड़ी हिट से निकल गई। फिर उन्होंने हमें इशारा किया। मैंने केबिन में बैठते हुए शीशा नीचे किया और बुलंद आवाज में कहा, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। हम तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। उन्होंने जवाब में हॉर्न बजाया, फिर डंडे मारे। फिर वो पहाड़ी की तरफ चले गए। धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गए। हम देर तक उन्हें देखते रहे। फिर हमने गाड़ी आगे बढ़ाई। आगे जाकर एक होटल मिला, वहां रुक गए, गाड़ी लॉक की और सुबह तक सोते रहे। सुबह जब आँख खुली तो सूरज निकल चुका था। पिछली रात का डर अब एक सबक बन चुका था। हमने उस मखलूक के लिए दुआ की, उनके भाई के लिए दुआ की, जो हमारी गाड़ी के नीचे आ गया था, और अहद किया कि अब कभी किसी जानवर को सड़क पर देखकर बेपरवाह नहीं गुजरेंगे।
ज़ोया सिस्टर, मैंने ये कहानी आपको इसलिए भेजी है क्योंकि मैं रोज़ आपकी कहानियाँ सुनता हूँ और मुझे लगा कि मेरे साथ जो हुआ वो भी एक कहानी बन सकती है। डर हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी-कभी वो हमें इंसान बनना सिखाता है। जो आँखों से नहीं दिखता, वो दिल से महसूस किया जाता है और दिल कभी झूठ नहीं बोलता। आज भी जब मैं मकली शहर के पास से गुजरता हूँ, तो उन हरी आँखों को याद करता हूँ, उन परछाइयों को याद करता हूँ, मगर अब मुझे डर नहीं लगता। अब मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ रूहें हैं जो इंसाफ चाहती है मगर बदला नहीं। अगर आपको लगे कि मेरी स्टोरी आपके चैनल पर शेयर करने लायक है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना नाम मैंने बिलाल लिखा है, असली नाम नहीं लिखा क्योंकि डर लगता है कि लोग पहचान न लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।